हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनस्पोकन डिजायर्स और आप सुन रहे हैं शैडो ट्रूथ का एपिसोड नंबर 3। पिछली रात आन्या का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो मायरा को अपनी तरफ गुस्से में आते देख धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ी और सीधा दीवार से टकरा गई। उसके पांव वहीं जम गए। अब उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी और सामने थी उसकी वही दीदी, जिसकी आंखों में इस वक्त कुछ ऐसा था जो सिर्फ डर पैदा करता था। मायरा अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था और उसने हाथ उठाया। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका मासूम चेहरा झुक गया, जैसे अब किसी तमाचे की मार सहने के लिए खुद को तैयार कर लिया हो। लेकिन हुआ कुछ और। मायरा का हाथ उस पर नहीं पड़ा, बल्कि उसने बड़े ही प्यार से उसके गाल को हल्के से छुआ। छोड़ना इन लोगों को। उसके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी। ये सब फालतू बातें करते हैं, चल पहले ड्रिंक करते हैं। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान वैसी नहीं थी जो आंखों तक पहुंचे। वो मुस्कान ठंडी थी, नकली थी और शायद बहुत खतरनाक भी। आन्या की आंखों में कुछ पल के लिए राहत की झलक आई, पर कहीं ना कहीं उसके दिल ने एक अजीब सी घबराहट भी महसूस की। उसने मायरा का हाथ थामा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सिर्फ एक बहन का हाथ नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल की गिरफ्त है जहां मासूमियत दम तोड़ देती है। आन्या हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में राहत की एक चमक थी। चलो दीदी अब नाराज नहीं है। उसकी आवाज में वही मासूमियत थी जो उसे मायरा के सामने हमेशा बच्चा बना देती थी। मायरा ने मुस्कुराते हुए एक गिलास उसकी ओर बढ़ाया। ले पगली, पी ले, ये बस ऑरेंज जूस है, कुछ नहीं होगा, देख मैं भी पी रही हूँ। आन्या ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पर दी, आप जानती हैं ना मैं ड्रिंक नहीं करती। मायरा हंस पड़ी, फिर नर्म हाथों से उसके गालों को हल्के से पिंच करते हुए बोली, बच्चों जैसी मत बन, सिर्फ जूस है। और वैसे भी आज तेरी दीदी की पार्टी है, थोड़ा मस्ती करना बनता है। आन्या उसकी बातों पर मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे वो ग्लास अपने होंठों से लगा लिया। जैसे ही उसने जूस का एक घूंट लिया, उसके चेहरे पर मायूसी की जगह एक हल्की मुस्कान लौट आई, क्योंकि उसे अच्छा लगा कि उसकी दीदी अब उससे नाराज नहीं है। कुछ ही देर में म्यूजिक और तेज हो गया। लाइट्स झिलमिलाने लगी। हॉल में मौजूद सभी लोग डांस फ्लोर पर जा चुके थे। हंसी, शोर और चमकते चेहरे माहौल को और रंगीन बना रहे थे। लेकिन उस भीड़ में मायरा की नजरें लगातार सिर्फ एक चेहरे पर टिकी थीं, आन्या पर। वो हर उस पल को देख रही थी जब आन्या हंसती, घूमती, थिरकती। लेकिन उसके चेहरों के भाव धीरे धीरे बदलने लगे थे। आन्या के माथे पर पसीना छलक आया था। उसके चेहरे की रंगत अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शरीर में अजीब सी गर्मी भर रही हो। वो रुक गई। उसने अपना सिर थोड़ा झटकने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर की रोशनी और ध्वनि अब उसे धुंधली लगने लगी। मायरा अब भी उसे देख रही थी, बड़ी बारीकी से। उसकी आंखों में अब न तो बहन वाला प्यार था, नहीं कोई चिंता, बस एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे कोई प्लान अब धीरे धीरे काम करने लगा हो। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, आन्या के चेहरे के भाव लगातार बदलते जा रहे थे। जो चेहरे पर पहले मासूम मुस्कान थी, अब वहां बेचैनी, उलझन और अनजाना डर उभर आया था।
उसका बदन धीरे धीरे गर्म होने लगा था, जैसे कोई भीतर से आग सुलगा रहा हो। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी और सांसें अनजानी रफ्तार पकड़ने लगी थी। उसे लगने लगा जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा उसकी बात नहीं मान रहा। भारीपन, चक्कर और अचानक दिल की धड़कनों का तेज हो जाना। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। अचानक उसे मितली आने लगी। वो लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसके सामने मायरा आ गई। क्या हुआ आन्या? मायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? और तेरे माथे पर पसीना क्यों है? आन्या की आंखें अब लाल हो चली थीं। उसने कांपते हाथों से मायरा की कलाई पकड़ ली। दी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज घर ले चलो ना। ये सुनकर मायरा एक पल के लिए चौंक गई। उसके चेहरे पर कुछ पल को असमंजस उभरा, मानो कोई डर या राज उसकी आंखों में झलक गया हो। लेकिन फिर उसने मुस्कान ओढ़ ली। कुछ नहीं हुआ पगली, शायद तुझे थकावट हो गई है। चल ऊपर चलते हैं, तू थोड़ा आराम कर ले। बिना किसी विरोध के, अब आधी बेहोश सी आन्या को सहारा देते हुए मायरा उसे धीरे धीरे होटल के सेकंड फ्लोर पर ले गई। वहां एक सुनसान कॉरिडोर में एक सजे हुए कमरे के सामने रुककर मायरा ने अपनी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर हल्की नीली रोशनी थी, एसी की ठंडी हवा और गहरी खामोशी, जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। आन्या कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी आंखें बोझिल थीं, सांसें बेतरतीब। मायरा ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उसकी जुल्फें चेहरे पर बिखरी थी और उसका चेहरा मासूमियत से ढका हुआ था। मायरा कुछ देर तक उसे निहारती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। सो जा सुकून से, तू नहीं जानती तेरी किस्मत आज कैसे करवट लेने जा रही है। आन्या का पूरा शरीर जैसे बेकाबू हो चुका था। उसकी आंखें बार बार खुल और बंद हो रही थीं। होंठ सूख चुके थे और सांसें जोर जोर से चल रही थी, जैसे उसके अंदर कोई तूफान उमड़ रहा हो। वो बिस्तर पर लेटी हुई छटपटा रही थी। उसका चेहरा दर्द से तड़पता हुआ साफ दिखा रहा था कि उसके साथ कुछ बेहद गलत हो रहा है। मायरा ने उसके माथे पर हल्का हाथ रखा और बोली, आन्या, तुम बस थोड़ा आराम करो, मैं अभी आती हूँ, बस कुछ मिनट। लेकिन जैसे ही मायरा मुड़ने लगी, आन्या ने कांपते हाथों से उसका कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में बुरी तरह डरा हुआ मासूमियत भरा डर था। दी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं डर रही हूं। उसका गला जैसे सूख गया था, पर फिर भी उसने किसी तरह ये शब्द निकाले। मायरा ने गहरी सांस ली। एक पल के लिए उसके चेहरे पर भी झिझक उभरी, जैसे उसकी अंतरात्मा कुछ कह रही हो। लेकिन अगले ही पल उसने वो भाव छिपा लिए। पगली, वो आन्या के बालों में धीरे से उंगलियां फिराते हुए बोली, तू जानती है ना, तेरी दी तुझे कुछ नहीं होने देगी। मैं बस बाहर से दवा या डॉक्टर लेकर आती हूँ, तू तब तक यहीं आराम कर, हाँ? फिर मायरा ने धीमे से उसका हाथ अपने हाथ से अलग किया, लेकिन उस स्पर्श में अब कोई गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडी योजना की परछाई थी। मैं गेट बाहर से लॉक कर दूंगी ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। ये कहकर मायरा ने एक आखिरी नजर आन्या पर डाली और फिर तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गई। पीछे दरवाजा धीरे से बंद होते ही कमरे में एक भयानक सन्नाटा भर गया। बाहर से कुंडी लगने की हल्की सी टिक आवाज कमरे के अंदर सोई उम्मीदों को जैसे चुप करा गई। बाहर निकलने से ठीक पहले उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर उस बेसुध पड़ी आन्या को देखा।
उसका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था, होंठ सूखे और शरीर पूरी तरह लाचार। उस हाल में भी वो कुछ इतनी मासूम लग रही थी कि पल भर को खुद मायरा की आंखें भी डगमगा गईं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वो ठंडा और निर्मम भाव लौट आया। उसने फोन निकाला और क्लिक एक फोटो ली, फिर तुरंत कॉल मिलाया। हेलो, मैंने अभी अभी तुम्हारे व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी है। मायरा की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। देखो जरा, फिर बताना कैसी लगी। दूसरी तरफ कॉल पिक होते ही एक मर्दाना आवाज आई, भारी, लिपसाई हुई। क्या बात है मायरा? उसकी आवाज में एक घटियापन झलक रहा था। क्या जबरदस्त माल है ये। तू तो आज की रात को जन्नत बना देगी। इससे तो रात क्या, पूरी जिंदगी रंगीन लगने लगे। हाँ। मायरा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। जब माल मस्त हो तो उसके दाम भी मस्त होने चाहिए। वो आदमी फोटो को और जूम करके देखने लगा, फिर हल्के से कराहते हुए अपने सीने पर हाथ फिराते हुए बोला, बोल, तुझे कितनी कीमत चाहिए इस लड़की के लिए? मैं जो कहेगी दूंगा, बस आज की रात मेरी होनी चाहिए। ये सुनते ही मायरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे शिकारी को शिकार की सही कीमत मिल गई हो। उसने होंठ चाटते हुए धीमे से कहा, 1 करोड़। मुझे इस लड़की के लिए 1 करोड़ चाहिए। एक ठंडी खामोश हवा कमरे में फैल गई और उस मासूम शरीर के आसपास सब कुछ और भी डरावना और अमानवीय लगने लगा। पहले तो वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे समझ नहीं पाया कि इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की की तस्वीर के बदले वाकई 1 करोड़ की डील हो रही है। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने फोटो को फिर से देखा और इस बार जरा ज्यादा करीब से। आंखें चमक रही थी और उसके हाथ अनजाने में अपने सीने पर फिसलने लगे। चल ठीक है, वो धीरे से फुफकारा। तू भी क्या याद रखेगी मायरा? दे दिया तुझे 1 करोड़। मैं थोड़ी देर में होटल पहुंच रहा हूँ। तेरा पैसा तेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। और उस परी जैसे चेहरे को आज नर्क में बदलने का वक्त आ गया है। ये कहते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मायरा ने फोन धीरे से साइड में रखा और फिर जैसे एक लहर सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसके चेहरे पर एक लंबी खौफनाक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो नफरत से नहीं, सालों की घुटी हुई पीड़ा से पैदा हुई थी। वो धीमे धीमे कमरे के दरवाजे की ओर मुड़ी, जहां अंदर बेजान सी पड़ी आन्या थी। सांसें धीमी, शरीर ठंडा, आंखें बंद। मायरा दरवाजे के पास जाकर रुकी और फुसफुसाते हुए बोली, माय पुअर लिटिल सिस्टर। उसके लहजे में जहर घुला हुआ था, लेकिन उसमें दर्द भी था, एक टूटी हुई आत्मा की चीख। सॉरी, आज तुम्हें बहुत दर्द सहना होगा, बहुत ज्यादा। पर मैं क्या करूं? इतने सालों से जो मैंने सहा है, जो हर रात मेरी रूह को नोचता रहा है, उसके सामने तुम्हारा ये दर्द कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारे साथ वो होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और शायद आज के बाद तुम कभी सपना देख भी ना सको। उसकी आंखें भर आई थी, पर आंसू नहीं निकले, क्योंकि मायरा रोना बहुत पहले छोड़ चुकी थी। आज तो लग रहा है तू मेरे किसी काम तो आई। मायरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में संतोष था और आंखों में एक जीत का नशा। फिर उसने अपनी कमर को एक हौले से लचक दिया, जैसे अपने ही आप से खुश हो, और बड़ी ही नजाकत से पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो डांस फ्लोर पर पहुंची, रंगीन लाइट्स उस पर गिरने लगी और वो नाचने लगी, जोरों से, बेफिक्री से, पूरी आजादी के साथ। इस बार उसमें कुछ अलग था। वो मायरा नहीं लग रही थी जो किसी साजिश के बीच से निकली हो। वो अब एक ऐसी औरत लग रही थी जो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही हो, जैसे सालों बाद उसने जिंदगी के नाम एक बड़ा जाम उठा लिया हो।
उसके चारों ओर उसके फ्रेंड्स थे। कोई उसके साथ हंस रहा था, कोई पी रहा था और कुछ लड़के तो उसके साथ डांस करते हुए धीरे धीरे उसकी बॉडी को छूने लगे थे। कभी कमर पर हाथ, कभी गर्दन के पास, कभी कंधे पर हल्की पकड़। लेकिन मायरा को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं उसने उन्हें रोका, नहीं कोई विरोध किया। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें थकान, राहत और एक अजीब सी स्वीकार्यता छिपी हुई थी। जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं था, जैसे वो खुद को किसी और के हाथों में सौंपने की आदी हो चुकी हो, या शायद अब वो खुद को अपना मानती ही नहीं थी। उसकी मुस्कान के पीछे बहुत कुछ था। एक टूटी हुई लड़की की जीत, एक थकी हुई औरत की राहत और एक शातिर दिमाग की खामोश बदला लेने की तृप्ति। कुछ देर तक डांस फ्लोर पर खुद को झोंक देने के बाद मायरा अचानक ठिठक गई। उसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी, पर उसकी आंखों में कुछ सोचने वाला सन्नाटा उतर आया था। वो एक पल को चारों तरफ देखने लगी, जैसे यकीन कर रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने बड़ी चालाकी से शराब पीते और हंसते हुए लोगों की भीड़ से खुद को अलग किया और धीरे धीरे पार्टी हॉल से बाहर निकल गई। उसके कदम अब तेज नहीं थे, लेकिन हर एक कदम के साथ उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसे पता हो कि अगला मोड़ कितना खतरनाक है, पर वो फिर भी वहां जाना चाहती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सेकंड फ्लोर पर पहुंची। वहां रोशनी कुछ कम थी और सन्नाटा जरा ज्यादा। वो एक खास रूम के सामने जाकर खड़ी हुई। उसने चुपचाप बिना आवाज किए दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा लॉक था। मायरा के चेहरे पर एक हल्की झुंझलाहट नहीं, बल्कि एक खामोश, खतरनाक मुस्कान आ गई, जैसे उसने पहले से ही ये उम्मीद की हो और अब उसे बस कंफर्मेशन मिला हो। उसी पल अंदर से एक बहुत धीमी, टूटी बिखरी सिसकी सुनाई दी। बहुत हल्की, लेकिन इतनी गहरी कि दीवार के पार भी उसका दर्द महसूस किया जा सकता था। हाँ, मायरा ने सिर थोड़ा झुकाया और अपनी उंगलियों से दरवाजे को हल्के से छुआ, जैसे कोई तिजोरी का ताला खोलने जा रही हो। उसके होठों पर अब एक ऐसी स्माइल थी जो न तो खुशी से भरी थी, न ही जीत से, बल्कि वो एक जली हुई आत्मा की वो मुस्कान थी जो किसी और को जलते हुए देखने के लिए जीती रही। फ्लैशबैक की उन स्याह यादों में डूबी मायरा अचानक चौंकी जब उसका फोन तेजी से वाइब्रेट करने लगा। वो पल भर को ठिठकी, जैसे किसी ने उसकी धड़कनों को थाम लिया हो। उसने धीरे से अपना पर्स खोला और स्क्रीन पर चमकते उस अनजान नंबर को देखा। एक सिहरन सी दौड़ गई उसकी रगों में। कुछ देर तक वो यूं ही खाली निगाहों से उस नंबर को देखती रही, फिर एक लंबी सांस लेकर कॉल रिसीव किया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। हाँ, बोलो। उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो ज्वालामुखी फटने से पहले होती है। 2 मिनट की रहस्यमयी बातचीत के बाद उसने फोन चुपचाप बंद किया और बैग में रख दिया। फिर वो फर्श पर झुकी, अपने कपड़ों को बिखरे हुए लम्हों की तरह समेटा। एक मुस्कान, वो भी जहर से भरी, उसके चेहरे पर फैल गई। अब असली खेल शुरू होगा। इतना बुदबुदाते हुए मायरा ने खुद को एक बार फिर संवारा और उस रूम से ऐसे निकली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भले ही मायरा अभी रुद्रवीर को पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, मानो ये लड़ाई बस वक्त की मोहताज हो। उसे पूरा यकीन था कि जल्दी ही रुद्रवीर भी उसके कदमों में होगा। वहीं दूसरी ओर आन्या, कमरे का दरवाजा खुला तो जैसे उसकी सांसें भी बाहर आ गईं। वो एक पल के लिए वहीं दरवाजे की चौखट पर ठिठक गई। आंखें सूजी हुई थीं, कपड़े बिखरे हुए थे, बाल उलझे और आत्मा पूरी तरह टूटी हुई। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, नफरत सी हो गई थी अपने ही वजूद से। हर कदम जैसे उसके घावों को और कुरेद रहा था।
होटल से बाहर निकलते ही गर्म हवा के थपेड़े उसके चेहरे से टकराए, लेकिन वो तो पहले ही अंदर से सुलग रही थी। वो तेजी से किसी की नजरों से बचती हुई चलने लगी, जैसे खुद से ही भाग रही हो। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर किसी तरह वो खुद को संभालती रही, क्योंकि अब टूटने का हक भी जैसे छिन चुका था। थोड़ी ही दूर एक वीरान सा गार्डन था, खामोश और थका हुआ, ठीक आन्या की तरह। वो वहां जाकर एक बेंच पर बैठ गई, अपने घुटनों में चेहरा छुपा लिया और फिर रो पड़ी, ऐसे जैसे कोई सालों से थमी हुई बारिश अब फूट पड़ी हो। गार्डन की वो पुरानी बेंच, जिस पर कभी बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, अब वहां सिर्फ एक टूटी हुई रूह बैठी थी। आन्या ने खुद को घुटनों में समेट रखा था। उसकी हिचकियों की आवाज गार्डन की खामोशी को चीर रही थी। उसके कांपते कंधों की थरथराहट उसके अंदर के तूफान की गवाही दे रही थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ, कैसे वो उस अजनबी कमरे तक पहुंची, और सबसे डरावनी बात, उसके साथ कौन था। उसका पूरा वजूद जैसे सवालों की चक्की में पिस रहा था। वो खुद को बार बार अपनी ही बाहों में समेटने की कोशिश कर रही थी, मानो वो चाहती हो कोई उसके अंदर उतरकर उस टूटे हुए हिस्से को जोड़ दे। उसी वक्त थोड़ी दूर पार्किंग में खड़ा रुद्रवीर चौहान अपने फोन पर गंभीर आवाज में किसी से बात कर रहा था। मुझे होटल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, पूरी रात की, जो लड़की सुबह मेरे बगल में थी। मुझे नहीं लगता वो वही थी जो रात मेरे साथ थी, जो मेरे साथ थी। उसका एहसास, उसका सुकून अलग था। उस एक रात ने मुझे सुकून दिया जो मैंने सालों से नहीं महसूस किया। मुझे वो लड़की चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। रुद्रवीर की आवाज में एक बेचैनी थी, एक अजीब सी ललक, मानो कोई खामोश सी पुकार उसके अंदर जाग चुकी थी। तभी उसकी नजर पड़ी गार्डन की उस बेंच पर बैठी एक कांपती सी परछाई पर, आन्या पर। उसका रोता चेहरा, भीगे हुए गाल और कांपती उंगलियां। बस एक झलक में रुद्रवीर का सारा गुस्सा, सारी उलझन जैसे धुल गई। उसके सीने में कुछ पिघलने लगा, मानो किसी ने स्तंभ पर हल्के से मरहम रख दिया हो। वो कदम बढ़ाना चाहता था उसकी ओर, लेकिन तभी फोन पर किसी ने कुछ कहा और उसे अपनी मजबूरी में बैठकर निकलना पड़ा। वो चला गया और आन्या, वो वहीं बैठी रही। सूरज ढल गया, चिड़ियों ने लौटना शुरू कर दिया, लेकिन आन्या की आंखों से आंसू अब भी चुपचाप बहते रहे। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो घर लौट सके। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं माँ पापा की आंखों में कैसे देखूंगी। हर कदम के साथ उसका दिल बैठा जा रहा था और वो बेकाबू आंसुओं में बहती चली जा रही थी। किसी अनजानी सजा सी लग रही थी ये रात उसे। उधर रायचंद हवेली के ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की सुई जैसे हर सेकंड के साथ किसी का गला कस रही थी। रात के ठीक 9 बज चुके थे। पूरा घर एक ही सवाल में उलझा हुआ था, आन्या कहाँ है। मिस्टर रायचंद बार बार अपने हाथों को आपस में मसलते हुए बेचैनी से उठते और फिर बैठ जाते। उनकी आवाज कांप रही थी, ये बच्ची कल रात से गायब है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं। हमने कितनी बार फोन किया, लोकेशन ट्रैक की, कुछ भी पता नहीं चल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। उनके चेहरे पर चिंता नहीं, एक टूटा हुआ पिता बोल रहा था। पास ही बैठी मिसेज रायचंद अपनी भीगी पलकें पोंछते हुए बोली, मायरा, हमने तुमसे कहा था कि तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखो, फिर वो ऐसे कैसे गायब हो गई।
और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला? उनकी आवाज में कोई इल्जाम नहीं था, बस एक माँ का टूटा हुआ भरोसा और डर बोल रहा था। मायरा उस सोफे पर बैठी थी। उसके होंठ भले ही खामोश थे, पर उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वो नजरें झुकाकर बस बैठी रही, जैसे उसे कुछ कहना था, पर वो जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो झूठ में भी उसके सच की परछाई झलक जाएगी। रायचंद फैमिली की वो हवेली, जहां हर शाम रोशनी और हंसी गूंजती थी, आज बस सिसकती हुई खामोशी में डूबी थी। मॉम, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मायरा की आवाज भर्रा गई थी। वो तो मेरे साथ ही थी। हम दोनों कल रात बहुत थक गए थे, इसलिए होटल में एक रूम बुक कर लिया था। वो मेरे ही साथ सो रही थी, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो वहां नहीं थी। मैं उसे हर जगह ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं मिली। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मैं डर गई थी, इसलिए आप लोगों को कुछ बता भी नहीं पाई। और जब आपने कॉल किया तो मैं अभी भी उसे ही ढूंढ रही थी। जब वो नहीं मिली तब मैं घर आ गई। इतना कहते कहते मायरा की आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। उसका चेहरा एकदम मासूमियत का मास्क बन चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वो सच में अपनी बहन के लिए टूटी हुई है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा मायरा की तरफ देख रहा था, कुछ सहानुभूति से, कुछ संदेह से। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। सबकी नजर अचानक दरवाजे की ओर गई और सामने खड़ी थी आन्या। कमजोर सी हालत, झुकी हुई निगाहें, लड़खड़ाते कदम, पर जिंदा और खुद अपने पैरों पर। मिस्टर रायचंद और मिसेस रायचंद की आंखें भर आईं, जैसे उनकी रूह को सुकून मिल गया हो। क्या रुद्रवीर की आंखों में अब सच्चाई की तस्वीर साफ होने लगी है? क्या मायरा की साजिश का पर्दा अब उठने वाला है? और क्या आन्या वो राज बता पाएगी जो बीती रात उसकी जिंदगी बदल गया? ये सब जानने के लिए सुनना न भूलिए शैडो ट्रूथ के आने वाले एपिसोड्स। Thank you for listening to Unspoken Desires.